एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने आज पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब एनसीपी का पार्टी अध्यक्ष पद सुप्रिया सुले संभालेंगी या अजित पवार, उस पर अटकलें तेज हो गई हैं। भारतीय राजनीति का बड़ा नाम शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। बयान के ठीक 16वें दिन यानी कि 2 मई को 12:45 पर शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा था कि रोटी सही समय पर पलटना जरूरी है, ना पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस बयान पर अजित पवार ने कहा था कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। एनसीपी महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। शरद पवार ने सन 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाई थी। उसके बाद से ही वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पवार के ऐलान के बाद पार्टी कार्यकर्ता रोने लगे और उनसे फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। इस पर अजित पवार ने कहा कि शरद पवार की उम्र को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वो सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी में नहीं है। आप भावुक ना हो, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। शरद पवार ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मेरे साथियों, मैं एनसीपी का प्रेसिडेंट पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गई है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। पक्ष आल्यानंतर पवार साहेबांच्या आज पवार साहेब बागेवर गेले, आम्ही कुणाला घेऊन समोर लोकांचं जायचं हा आमचा प्रयत्न करू शकतो। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा आज घोषित किए गए 12वीं साइंस के परिणामों में गुजरात राज्य का परिणाम 65.58% आया है, जबकि वडोदरा का परिणाम 65.54% आया है। गुजरात बोर्ड द्वारा 2023 का 12th साइंस का परिणाम घोषित कर दिया गया है। गुजरात में 12th साइंस का परिणाम 65.58% घोषित किया गया है। ए ग्रुप में 72.27% और बी ग्रुप में 61.71% रिजल्ट आया है। सबसे ज्यादा परिणाम हड़वद केंद्र का 90.41% और सबसे कम परिणाम लिमखेड़ा केंद्र का 22% आया है। गुजराती माध्यम का परिणाम 65.32% और अंग्रेजी माध्यम का परिणाम 67.18% आया है। सबसे ज्यादा परिणाम के साथ मोरबी जिला पहले नंबर पर है। मोरबी जिले का परिणाम 83.22% आया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष परिणाम 6.44% घटा है। दरअसल केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर टफ होने की वजह से छात्रों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिला है, जिससे छात्रों में थोड़ी सी निराशा भी है। 12th साइंस में वडोदरा शहर का परिणाम 65.54% घोषित किया गया है। हरणी के जयंबी विद्यालय के छात्र कुश शाह ने 99.99% मार्क्स प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। तैयारी तो बहुत वैसे कहो तो साधारण ही थी। बस नॉर्मल पढ़ना है, दिन में 4 से 5 घंटे, कुछ ज़्यादा भी नहीं। बस जितना पढ़ो बस अच्छा पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं। आगे मेडिकल में सोचा तो है, अभी नीट के स्कोर पर है, जैसे 720 में सब देखते कितना आता है, 7th में को देख लेंगे। वहीं स्कूल की ही एक और छात्रा निकिता पहलवानी ने 99.63% मार्क्स प्राप्त कर बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है। मेरा 99.63% आया है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। हमने बहुत मेहनत की थी, अच्छे से टेस्ट्स दिए थे, फोकस के साथ पढ़ा था, कंसंट्रेशन के साथ रेगुलर रिवीजन किए थे, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आगे नीट की एग्ज़ाम देनी है 7th में को, और उसके बाद उस पर डिपेंड होता है, फिर हम MBBS करेंगे। जयंबी विद्यालय के छात्रों ने 12th साइंस में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिस पर स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रिंसिपल परेश शाह द्वारा खुशी जताई गई। साइंस का जो बोर्ड का रिजल्ट आज जो डिक्लेयर हुआ, उसमें हमारे स्कूल के जो जितने भी बच्चे 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो A1 ग्रुप के अंदर हैं, और हमारे यहाँ से कुशल शाह करके जो बच्चा है
वो टॉपर्स है 99.99 A1 ग्रेड में। और जितने भी बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं, ये 10th बोर्ड की एग्ज़ाम अभी तक वो बच्चों ने नहीं दी, क्योंकि 10th में मास प्रमोशन था और 12वीं कक्षा में तुरंत ये बच्चे आ गए थे 11-12। तो ये कोरोना काल की बाद का जो एग्ज़ाम है उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। यहाँ पर पेरेंट्स का ट्रस्ट और जो टीचर्स का जो गाइडलाइन और बच्चों की मेहनत, उसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट स्कूल का है। हमारा JMB विद्यालय 33 ईयर्स से नॉन कॉन्सेप्ट स्कूल है, फिर भी जो पेरेंट्स हम पे जो ट्रस्ट रखा हुआ है, हम उसका रिजल्ट ला सके हैं। गुजरात में मई महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार लगातार बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के कई शहर जिलों में मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार धुआंधार बारिश दर्ज की जा रही है। गुजरात के कई शहर जिलों में लगातार बिन मौसम बारिश बरस रही है। गुजरात के अरवली जिला के भिलोड़ा में बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। भिलोड़ा समेत पूरे तालुका में धुआंधार बारिश हो रही है। बिन मौसम बारिश के चलते गर्मी के मई महीने में ठंडक फैल गई है, लेकिन बिन मौसम बारिश से किसान परेशान है। किसानों को गर्मियों में ली गई फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। वहीं मौसम में अचानक गर्मी से ठंडी के चलते वायरल बीमारियों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में भी मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। विसावदर के ग्रामीण इलाकों में अचानक मौसम में बदलाव के साथ बरसात दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में बरसाती माहौल से किसानों की फसल बिगड़ रही है। मौसम विभाग और वैज्ञानिक अंबालाल पटेल ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था, जिसके तहत लगातार गुजरात में बिन मौसम बारिश हो रही है, जिससे किसान चिंतित है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने आज मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली को बंद करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए PFI का जिक्र करते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। जवाब में PM मोदी ने विजयनगर की रैली में कहा कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और दुर्भाग्य देखिए, मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया हूँ, उसी समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का ऐलान कर दिया। भाइयों और बहनों, बीजेपी विकसित कर्नाटका का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार CM बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस OBC समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है। कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा भी की है। पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी घोषणाएं की है, जिसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। महिलाओं को बेरोजगारी की सबसे बड़ी चोट पड़ती है, तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। दूसरा स्कीम गृह ज्योति स्कीम 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर महीने। तीसरा स्कीम अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर मेंबर को। चौथा स्कीम
जिसको हम सखी कहते हैं, ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, आपके लिए सरकार बनने के बाद चाहे आप कहीं भी कर्नाटक में घूमें, आपको बस के लिए 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अंत में युवा निधि स्कीम 3,000 रुपए हर ग्रेजुएट को हर महीने और 1,500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को हर महीने। और जो कर्नाटक की नींव है, हमारे किसान भाई, उनके लिए कृषि निधि 1.5 लाख करोड़ रुपए 5 साल के अंदर, 30,000 करोड़ रुपए हर साल उनके भले के लिए। और जो हमारे कोकोनट के फार्मर्स हैं, अरेका नट के फार्मर्स हैं, उनको एमएसपी की गारंटी। अब नरेंद्र मोदी जी, हमने साफ कह दिया हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे जो 5 वायदे हैं वो पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। गुजरात की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष यशोदान गढ़वी पर मन की बात कार्यक्रम को लेकर किए गए ट्वीट पर एफआईआर की गई है, जिसका वडोदरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष यशोदान गढ़वी के मन की बात कार्यक्रम के आयोजन पर किए जा रहे खर्च पर किए गए ट्वीट को आधार बनाकर उन पर अहमदाबाद साइबर क्राइम द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। यशोदान गढ़वी पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही अहमदाबाद साइबर क्राइम ने शुरू की है, जिस पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए आवेदन देकर मामले पर आपत्ति जताई। जो वाणी स्वतंत्रता की बात आती है, जो आईटी एक्ट के तहत इनके अंदर आता भी नहीं है, फिर भी ऐसी एफआईआर, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसी कोई एफआईआर है छोटी मोटी नहीं करनी होती है, क्योंकि ये वाणी स्वतंत्रता की बात है, बंधारण की बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात है। और अगर सरकार ऐसा समझती है या पुलिस ऐसा समझ रही है कि जो आंकड़े यशोदान भाई गढ़वी ने अपने ट्विटर में लिखे हुए हैं वो आंकड़े अगर गलत है, तो मैं आज सरकार से मांग करती हूँ कि एक्चुअल में सही आंकड़े इन खर्चों के क्या है, क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री कुछ कार्य करता है तो उसके पीछे पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई होती है, तो उस मशीनरी से लेके सरकारी फंड में से कितने खर्चे हुए वो भी सरकार को एक बार लोगों के सामने रखने चाहिए, जनता के सामने रखने की, क्योंकि ये पैसे जनता के हैं और जनता का अधिकार है। इसलिए हमारी मांग है कि एफआईआर जो की गई है गलत तरीके से वो तुरंत वापस ली जाए। बाकी के जितने भ्रष्टाचारियों के पुलिस स्टेशन में एफआईआर पेंडिंग पड़ी है वो एफआईआर की जाए, और आपके जो आंकड़े सही है खर्चों के वो भी जनता के सामने रखे जाए। कल भारतीय जनता पार्टी के इशारे से माननीय यशोदान भाई गढ़वी पर जो ट्वीट के माध्यम के लिए फरियाद दाखिल की गई है, उनका हम सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। ये भारत में हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, यह अधिकार छीनने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तब से उनके पेट में कहीं ना कहीं तेल रेड़ा गया है। और कहीं न बार आप देख लीजिए कि यशोदान भाई गढ़वी पर कभी फरियाद होती है, कभी गोपाल भाई पर फरियाद हो जाती है, कभी केजरीवाल साहब पर ईडी सीबीआई की रेड आ जाती है। तो यह सब यही दिखाता है कि ये तानाशाही और लोकशाही की जो हनन, तानाशाही और हिटलरशाही जो है वो लोकशाही के लिए खतरा रूप है। और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो एक सरेआम से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं।